चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व। इसमें स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोडक्शन इसका कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो उससे स्टार्ट करते हैं। व्हेन द सीड कम इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल प्लांट आफ्टर जर्मिनेशन, जब बीज एक छोटे पौधे के आकार पौधे के रूप में जर्मिनेट होता है, द फूड स्टोर्ड इन द सीड स्टार्ट गेटिंग एग्जॉस्ट एंड द प्लांट नीड फूड। यानी जब अपन किसी बीज की सोविंग करते हैं, सीड की सोविंग करते हैं, तो वो क्या एक छोटे पौधे के रूप में जन्म लेता है। ठीक है, तो वो जितना उसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है सीड के अंदर, तो वो जो जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर वो ख़त्म हो जाता है। और उसके ख़त्म होने के बाद में जब एक नया पौधा तैयार हो जाता है तो उसको किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव। पौधे अपना भोजन मुख्यतः पत्तियों के हरे भाग की सहायता से वायु के कार्बन डाइऑक्साइड और वह भूमि से पानी लेकर कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में उपयोग करते हैं। यानी जो पौधे अपना जो भोजन तैयार करते हैं वो किसकी सहायता से तैयार करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की सहायता से। और वो किससे मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड्स और हवा से और पानी के द्वारा वो ग्रहण किया जाता है। किनसे? ग्रीन पार्ट्स के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। ठीक है, plants suck their other essential food elements from the ground in the form of solution or liquid through the roots। पौधे अपने अन्य आवश्यक भोजन तत्व भूमि से घोल अथवा द्रव के रूप में जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स अपन प्लांट्स को देते हैं, पौधों को जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं उनको वो जड़ों की सहायता से ग्रहण करते हैं। वो किसके रूप में? या तो वो लिक्विड फॉर्म के रूप में या फिर सॉल्यूशन के रूप में वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन स्टार्टिंग के अंदर बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस की, है ना। न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, न्यूट्रिशंस जो पोषण है वो किसे कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। पोषक तत्व एक जीव के द्वारा अपनी सामान्य वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं पौधों की वृद्धि और उनके रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, पौधों की वृद्धि और रिप्रोडक्शन के लिए जो आवश्यक है पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में प्लांट न्यूट्रिएंट्स, द प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज ए फूड। जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, पादप पोषक तत्व, वो क्या है? भोजन है। which is composed by certain chemical elements often referred to as a plant nutrient or plant food elements considered very essential for growth and development of plants। पादप पोषक तत्व एक भोजन है जो कि कुछ रासायनिक तत्वों से बना होता है, जो केमिकल एलिमेंट्स के द्वारा तैयार होता है, जिसे अक्सर पौधे पोषक तत्व या पौधों के खाद्य तत्वों के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स के रूप में या प्लांट फूड एलिमेंट्स के रूप में उसको संदर्भित किया जाता है, उनके रूप में उसको जाना जाता है, जिन्हें पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। क्यों? न्यूट्रिएंट्स पौधों की वृद्धि और विकास के लिए, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए इनको न्यूट्रिएंट्स को सबसे पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण किसे कहते हैं? द सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, द सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल compounds need for growth and metabolism of an organism। किसी जीव की वृद्धि और उपापचय के लिए आवश्यक रासायनिक यौगिकों की आपूर्ति और अवशोषण को ही क्या कहा जाता है? पोषण या न्यूट्रिशन कहा जाता है। किसी जीव की या किसी प्लांट की जो वृद्धि होती है और उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसके लिए आवश्यक जो रासायनिक केमिकल्स होते हैं जो किसानों के द्वारा प्लांट्स को या क्रॉप्स को दिया जाता है, तो वो उसके लिए क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स हैं उनके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं।
प्लांट न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। दो भागों के अंदर इसको बांटा जाता है। पहला कौन सा है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स इसको बोल सकते हैं। दूसरा बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें बात करते हैं दोनों में से पहले एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स नीड्स बाय द प्लांट विदाउट विच द प्लांट इज नॉट एबल टू सर्वाइव एंड कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल आर कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। पौधों के लिए आवश्यक तत्व जिनके बिना पौधे जीवित नहीं रह सकते और अपना जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते, आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी उन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बिना जो प्लांट होता है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता और वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। उसके यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिएंट्स के बिना रुक जाती है, वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता या कई बार प्लांट मर भी जाता है। या फिर दूसरी भाषा के अंदर इसको ये बोल सकते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इज द वन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड वेयर function cannot be substituted by any other chemical compound। एक आवश्यक पोषक तत्व वह है जो किसी जीव के या प्लांट के सामान्य जीवन चक्र के लिए आवश्यक होता है और जहाँ कार्यों को किसी अन्य रासायनिक यौगिकों के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। यानी अगर किसी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है तो उसको न्यूट्रिएंट देकर ही उसके जो जीवन चक्र को पूरा किया जा सकता है, उसके जगह अन्य कोई भी केमिकल कंपाउंड्स का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्लांट्स एब्जॉर्ब और यूटिलाइज मोर देन 90 न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट फ्रॉम द सोइल। जो पौधे हैं अपनी वो 90 जो पोषक तत्वों से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 90 न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। अदर सोर्स ड्यूरिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनकी जो वृद्धि एवं विकास की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने के लिए 90 से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर उसका उपयोग करते हैं। एंड अबाउट 64 न्यूट्रिएंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्लांट बाय देयर टिश्यू एनालिसिस। उनके जो उत्तक विश्लेषण या टिश्यू एनालिसिस के द्वारा 64 जो न्यूट्रिएंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया। अगर उनको उसका अध्ययन किया अच्छे से 90 से अधिक पोषक तत्वों को वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसमें से लगभग 64 न्यूट्रिएंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है उन किसके द्वारा, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, टिश्यू एनालिसिस के द्वारा 64 न्यूट्रिएंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन ये सारे क्या एसेंशियल, जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एसेंशियल नहीं होते, बट ऑल आर नॉट एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किंतु ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एसेंशियल नहीं हैं इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। दे रिक्वायर्ड ओनली 17 एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स, दिस 17 हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स। इन 64 को जो आइडेंटिफाई किया गया है उसमें से सिर्फ 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स के रूप में उनको चुना गया है या उनको पहचाना गया है। तो ये 17 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं या 17 जो पोषक तत्व ये कौन कौन से हैं, वो आपके ये है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। आवश्यक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये है। उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक है। ठीक है, ये तो वो पोषक तत्व हैं जिनको आपको अधिक मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है। आवश्यक पोषक तत्व जिनकी कम अथवा सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है वो कौन से हैं, जो फेरस हो गया, मैग्नीज होगा, कॉपर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। तो ये जो है इनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, इसको अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। लेकिन इसका जब आगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके अंदर अपन इसमें अच्छे से डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। ठीक है, of these elements carbon, hydrogen, oxygen together constitute 95 to 96%, carbon 45%, oxygen 45%, हाइड्रोजन 6%। इन तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 95 से 96%
बनाते हैं, जिसमें से जो कार्बन की मात्रा 45% के आसपास बनाते हैं, ऑक्सीजन की 45% और ये हाइड्रोजन की 6% के आसपास ये उनको संगठित करते हैं या फिर उनको बनाते हैं। Subsequently, nitrogen, phosphorus, and potash constitute 2.7% in plants. नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास ये 2.7% के आसपास इनका गठन करते हैं। द अदर एलिमेंट कंस्टिट्यूट ओनली 1.3 to 1.4%। जो अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया है, तो वो 1.3 से 1.4% के आसपास इनका गठन करते हैं या इनको यूटिलाइज करते हैं। बट ऑल हैव डेफिनेट रोल टू प्ले इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन सभी का रोल है ना उनके वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं, जो 17 न्यूट्रेंट्स अपन ने बात की थी जो एसेंशियल न्यूट्रेंट है, उनकी सभी की भूमिका पौधों की वृद्धि और विकास के लिए निश्चित होती है। उनमें चाहे उनको कम मात्रा की आवश्यकता हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता हो, लेकिन उनकी आवश्यकता अपन को होती है। Among these, nickel is the latest nutrient addition to the list in the 1987। इनमें से जो निकल है जो सबसे लास्ट के अंदर ऐड हुआ है, पहले 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, लेकिन एक और इसमें ऐड हुआ था लास्ट के अंदर निकल, और वो कब हुआ था 1987 की सूची के अंदर इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है या किसके आधार पर इनको बांटा गया है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप बेस्ड ऑन relative utilization or absorption by the plant and also based on their biochemical behavior and physiological functions। आवश्यक पोषक तत्वों को पौधों द्वारा सापेक्ष उपयोग या अवशोषण के आधार पर उनका जो प्लांट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट्स का जो अवशोषण किया गया है, अवशोषण किया जाता है, उनके आधार पर इसको बांटा गया है। और उनके जो जैव रासायनिक व्यवहार है और जो शारीरिक कार्य हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, उनके आधार पर इनको दो भागों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन रिलेटिव यूटिलाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट्स, पौधों के द्वारा सापेक्ष या उपयोग या अवशोषण के आधार पर। सबसे पहला इसके अंदर ये है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट्स और दूसरा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट्स के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, अभी अपन ने जो टेबल पढ़ी थी उसके अंदर जिन न्यूट्रिएंट्स की अपन को अधिक मात्रा के अंदर आवश्यकता होती है, जिनको अपन ज़्यादा उपयोग में लेते हैं या जिनकी अधिक मात्रा के अंदर आवश्यकता होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं या मेजर न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी बहुत कम मात्रा में या सूक्ष्म मात्रा में अपन को उनकी आवश्यकता होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। फर्दर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनको फिर दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के में कौन कौन से आते हैं आपके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, दीज थ्री एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइजर एलिमेंट्स। इनको फर्टिलाइजर एलिमेंट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। किन किन को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को। दूसरा आपका आ जाता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर बायोकेमिकल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। उनके जैव रासायनिक व्यवहार और शारीरिक कार्यों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। और उनको क्या किया है, उसने अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, अलग अलग समूह के अंदर इनको बांट दिया गया है। जैसे ग्रुप फर्स्ट के अंदर इसने रखा है किसको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। ग्रुप फर्स्ट में इसने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम को इसने रखा है। ठीक है, दे आर बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ये बुनियादी संरचनात्मक तत्व होते हैं, है ना। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। दे आर मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। वे पौधों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख घटक होते हैं। पौधों और उनके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना। कार्बनिक पदार्थ के अंदर इसने बताया जैसे इसमें प्रोटीन या वसा, इनका जो निर्माण होता है, इनका जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो वसा का निर्माण होता है, उसके अंदर इनका अच्छी भागीदारी होती है। उनको
को बनाने का ये प्रमुख घटक होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन एंजाइम प्रोसेस। एंजाइम तत्व जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी ये तत्व शामिल होते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन के द्वारा ये वृद्धि और विकास के लिए प्लांट को जो ऊर्जा या एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है ग्रुप सेकंड या समूह 2 के अंदर इसमें रखा गया है। जैसे ग्रुप सेकंड के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स of the more active and vital living tissues, essential components of metabolically active compounds like amino acid, protein, enzyme and non-proteinaceous compound. They involve in एनर्जी स्टोरेज, एटीपी और एडीपी के रूप में जो एनर्जी स्टोरेज का कार्य करते हैं एंड ट्रांसफर, और उस एनर्जी को ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। जो ग्रुप सेकंड के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर है वो अधिक सक्रिय और महत्वपूर्ण जैविक ऊतकों के सहायक संरचनात्मक तत्व होते हैं, है ना, अधिक एक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस इनका सबसे ज़्यादा अपन फसलों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो ऊतकों में सहायक संरचनात्मक तत्व हैं अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम और गैर प्रोटीन युक्त यौगिकों जैसे उपापचय, उनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें रूप में सक्रिय यौगिक के रूप में आवश्यक ये घटक होते हैं। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर है ये आवश्यक यौगिक होते हैं, है ना, और वो दे इन्वॉल्व इन द एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज के रूप में जैसे एटीपी और एडीपी के रूप में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में ये क्या करते हैं, जो एनर्जी को स्टोरेज करते हैं एंड ट्रांसफ़र, और उसको फिर स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ग्रुप थर्ड, इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये आते हैं। रेगुलेटर एंड कैरियर फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। पौधों के उपापचय के अधिकांश भाग के लिए नियामक और वाहक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, रेगुलेटर और कैरियर के रूप में, है ना। दे इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेंटेन आयनिक चार्ज बैलेंस एंड इंड्यूस एंजाइम एक्टिवेशंस। वे कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण, उनके स्थानांतरण में शामिल होते हैं, आयनिक चार्ज संतुलित बनाए रखते हैं और एंजाइम सक्रियण को प्रेरित करते हैं। जो आयनिक चार्ज होते हैं उनका जो संतुलन बना के रखते हैं, है ना, जो एनर्जी वगैरह होती हैं उनका वो एटीपी या एडीपी के रूप में जो एनर्जी को स्टोर करते हैं उनका संतुलन बनाए रखने में इनका विशेष योगदान होता है। इनका कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटास का। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप 4, फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ये है कैटलिस्ट एंड एक्टिवेटर्स। कैटलिस्ट उत्प्रेरक और सक्रियक के रूप में इनका कार्य होता है। जो ग्रुप 4 के हैं फेरस, मैग्नीज, जिंक और कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन का कैटलिस्ट और एंड एक्टिवेटर्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। दीज एलिमेंट इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड आल्सो एग्जिट इन ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन। ये तत्व ऑक्सीकरण कामी प्रक्रियाओं, क्लोरोफिल विश्लेषण में शामिल होते हैं और कार्बनिक संयोजकों में भी मौजूद होते हैं। जो ऑर्गेनिक जो कॉम्बिनेशन इनका बनता है उनको बनाने, संयोजन करने के लिए ये आवश्यक होते हैं। अब दूसरा इसके अंदर पार्ट आ जाता है, पहले अपन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का पढ़ा था, दूसरा आ जाता है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स। बेनिफिशियल एलिमेंट्स आर द मिनरल एलिमेंट्स which stimulate the growth and have beneficial effect even at very low concentration. They are not essential or essential only for certain plant species. Under specific conditions, they are also known as potential micronutrients. लाभकारी तत्व खनिज तत्व हैं जो विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जो पौधों की वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और बहुत कम सांद्रता पर भी लाभकारी प्रभाव डालते हैं।
बहुत कम सांद्रता पर, उनके अगर बहुत ज़्यादा जो आवश्यकता होती है बहुत कम आवश्यकता होती है, और उतनी आवश्यकता में वो पौधों की वृद्धि और विकास पर काफ़ी लाभकारी जो प्रभाव डालते हैं। वे विशिष्ट परिस्थितियों में केवल कुछ पौधों की प्रजातियों के लिए आवश्यक या आवश्यक नहीं हैं। उन्हें संभावित सूक्ष्म पोषक तत्व रूप के रूप में भी जाना जाता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में भी इनको पोटेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। These elements have been found to affect the uptake, translocation, and utilization of other essential elements, help in production of essential metabolite by activating enzymatic system action, and also uh, contract the toxic effect of same other elements और एंटी मेटाबॉलिक। ये तत्व अन्य आवश्यक तत्वों के अवशोषण, है ना, अन्य आवश्यक तत्वों के अवशोषण, अपटेक, स्थानांतरण और उपयोग को प्रभावित करते हैं। एंजाइमी प्रक्रिया या क्रिया को सक्रिय करके आवश्यक मेटाबोलाइट के उत्पादन में मदद करते हैं। जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है, मेटाबोलाइट की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या वो करते हैं, एक्टिवेटिव एंजाइम के रूप में इनका कार्य करते हैं, और कुछ अन्य तत्वों या एंटी मेटाबोलाइट्स के विषाक्त प्रभावों का भी प्रतिकार करते हैं। अगर उसके अंदर कोई टॉक्सिक इफेक्ट है तो उसको भी वो क्या रोकते हैं, जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अंदर ज़्यादातर उसने क्या कहा है, पोटेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके उनका ही ज़्यादातर इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल है जो एसेंशियल बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है, इसके एग्जांपल है सिलिकॉन फॉर राइस, है ना, सोडियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, सेलेनियम, आयोडीन, गैलियम एंड वेनेडियम। ये सारे सारे क्या है आपके बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या बेनिफिशियल एलिमेंट्स के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो अपन ने जो क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ दो ही पढ़ा था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसको अपन थोड़ा सा डिटेल से इसमें अपन बात कर सकते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर द न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट्स या क्वांटिटी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वे पोषक तत्व हैं जो पौधों के द्वारा उनकी वृद्धि और विकास के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में या अधिक उनका उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर। ठीक है, उसमें से जो कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर abundantly present in the atmosphere and need not to applied through fertilizer। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो वातावरण के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर उपलब्ध होता है, उनको अपन उर्वरकों के माध्यम से फील्ड के अंदर नहीं डाला जाता, ये वातावरण से अपने आप ही उनके द्वारा पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड relatively in large quantity by the plant for their growth and development। सेम वही बात है कि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को भी बड़ी मात्रा के अंदर पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, किसके लिए, उनके वृद्धि और विकास के लिए अधिक मात्रा के अंदर इसको ग्रहण किया जाता है। दीज आर आल्सो डेजिग्नेटेड एज ए फर्टिलाइजर एलिमेंट। उनको फर्टिलाइजर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज डिफिशियंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज करेक्टेड बाय एप्लीकेशन थ्रू फर्टिलाइजर्स। क्योंकि फर्टिलाइजर एलिमेंट्स के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि अगर इनकी कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है इन एलिमेंट्स की, तो अपन फर्टिलाइजर के द्वारा इनका फर्टिलाइजर का उपयोग करके इनकी कमी को की पूर्ति कर सकते हैं। इसके एग्जांपल के अंदर आप नीचे है, इसमें एग्जांपल के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। Secondary nutrients are those nutrients which are required by plant in moderate amount. Secondary nutrients are those nutrients which are required by plant in moderate amount. They are called secondary because they are unknowingly supplied through fertilizer and other amendments. However, their role in nutrition
is not secondary, but they are given secondary importance in its supply and management. द्वितीय जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं वे पोषक तत्व हैं जिनकी पौधों को मध्यम मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी अधिक मात्रा में नहीं होती, लेकिन इनको इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन कम मात्रा के अंदर आवश्यकता होती है। उन्हें द्वितीय पोषक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनजाने में उर्वरकों और अन्य संसाधनों के माध्यम से इनकी आपूर्ति की जाती है, हालांकि पोषण में उनकी भूमिका गौण नहीं है। अवेयर रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स नॉट सेकेंडरी नहीं है, बल्कि इनकी आपूर्ति और प्रबंधन में उन्हें गौण महत्व दिया जाता है, यानी अधिक महत्व इनको दिया जाता है। किसके लिए? इनके प्रबंधन, आपूर्ति और प्रबंधन में इन्हें गौण महत्व यानी जो इम्पोर्टेंस है वो अधिक इनको दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल और नीचे और दिया है, व्हेन एसएसपी इज अप्लाइड एज ए फर्टिलाइजर फॉर फास्फोरस। जो एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, उनको अगर अपन फास्फोरस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके साथ में वो किसकी पूर्ति करता है? कैल्शियम और सल्फर की वो साथ में पूर्ति करते हैं, है ना। इसीलिए उनको सेकेंडरी इसलिए कहा जाता है कि ये मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ जो अन्य पोषक तत्व भी साथ में सप्लाई करते हैं, हालांकि जो पोषण में उनकी भूमिका नहीं होती, है ना, फिर भी वो साथ में सप्लाई करते हैं। इसीलिए वो कई बार न्यूट्रिएंट्स अगर डालते हैं तो जैसे सॉइल की जांच करवाई, उसके अंदर कौन कौन से जो फील्ड है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर जो फर्टिलाइज़र के बारे में एडवाइस देते हैं कि आप इस फर्टिलाइज़र का अप्लाई करो या इसको अप्लाई करो, तो वो अलग अलग उसके हिसाब से इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है। डोलोमाइट अप्लाइड एज ए लाइमिंग मटेरियल सप्लाई कैल्शियम एंड मैग्नीज। डोलोमाइट को अपन यूज़ करते हैं तो उसके साथ में अपन मिल जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अमोनियम सल्फेट एडेड एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अमोनियम सल्फेट का अपन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं। विल सप्लाई सल्फर, वो साथ में किसकी सप्लाई करता है? सल्फर की सप्लाई भी वो साथ में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन रिलेटिवली smaller quantities for their growth and development, but these are equally important and essential to plants as macronutrients. Equally and important, essential to plant as macronutrients. They are also called as trace rare nano elements. These include ferrous, manganese, zinc, copper, boron, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, ये सारे इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। यानी पोषक तत्व जो पौधों को उनकी वृद्धि और विकास के लिए अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन ये पौधों के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को आगे अपन क्लासिफाइड किया था प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। प्राइमरी के अंदर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आ जाते हैं, और जो सेकेंडरी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये सल्फर आ जाता है। तो ये कहता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के समान ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है, इसीलिए इन्हें ट्रेस रेयर या नैनो एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल इसने बता ही दिया, फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल का। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल। अब है क्राइटेरिया एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मापदंड, है ना। जो अनिवार्यता का मापदंड क्या क्या है, जो क्राइटेरिया इसका फिक्स किया गया है वो क्या है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट का जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय द आर्नोल्ड एंड स्टोट के द्वारा 1939 के अंदर, एंड दे कंसिडर्ड 16 एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट न्यूट्रिशन। पौधों के पोषण के लिए उन्होंने आर्नोल्ड और स्टाउट ने 1939 के अंदर 16 एलिमेंट्स को, 16 तत्वों को कंसिडर किया था। फॉर एन एलिमेंट बी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, इट मस्ट
satisfied by the following criteria। एक तत्व के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में माना जाता है, उसे जो निम्नलिखित मापदंड है वो पूरा करना चाहिए। जो पोषक तत्व होता है उसको जो ये नीचे जो मापदंड दिए गए हैं, इसके जो क्राइटेरियाज दिए गए हैं उसको पूरा करना चाहिए। इसमें कौन कौन से हैं जो क्राइटेरिया? उसमें पहला है ए डिफिशियंसी ऑफ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट मेक इट impossible for the plant to complete the vegetative and reproductive stage of its life cycle। एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी से पौधे के लिए अपने जीवन चक्र के वनस्पतिक या प्रजनन चरण को पूरा करना असंभव हो जाता है। वह ऐसा एक न्यूट्रिएंट जिसकी कमी से, है ना, जिसकी कमी से जो पौधों के वृद्धि और विकास या फिर उनकी वानस्पतिक वृद्धि या जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, उसको पूरा करना असंभव हो जाता है, वो ही आपका क्या कहलाता है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहलाता है। और उसी को ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहा जाता है। पहला इसके अंदर मापदंड है कि ऐसा आपका न्यूट्रिएंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कमी से पौधों की वृद्धि और विकास रुक जाए, या उसके बिना पौधों की वृद्धि और विकास या जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है वो कंप्लीट ना कर पाए, वही आपका न्यूट्रिएंट जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहलाता है। दूसरा, द डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट इज वेरी स्पेसिफिक टू द एलिमेंट इन क्वेश्चन एंड deficiency can be corrected prevented only by supplying the particular element। किसी तत्व की कमी विचाराधीन तत्व के लिए बहुत विशिष्ट है और उस विशेष तत्व की आपूर्ति करके ही कमी को ठीक किया जा सकता है या उसको रोका जा सकता है। यानी जैसे पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लग गई, पौधों की पत्तियां अगर पीली पड़ने लग जाए या उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है, तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर लो लेकिन उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन वही या उसी जगह अगर आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो जो पौधे के अंदर सुधार होने लगता है। तो वही ये बात कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर, है ना, अगर उसको एसेंशियलिटी के अंदर उसका क्राइटेरिया अगर अपन देखें तो उस तत्व को ही उसका क्राइटेरिया दिया जाता है जिसकी कमी से या जिसकी कमी होने पर और उसकी पूर्ति करने पर पौधे की वांछित वृद्धि और विकास होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। द एलिमेंट मस्ट डायरेक्टली बी इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट एंड हैव ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट अपार्ट फ्रॉम इट्स पॉसिबल इफेक्ट इन correcting some microbiological or chemical conditions of the soil or other culture medium। तत्वों को सीधे पौधे के पोषण और उपापचय में शामिल होना चाहिए। जो पौधों के पोषण और उपापचय जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर शामिल होना चाहिए। और मिट्टी या अन्य संस्कृति माध्यम की कुछ सूक्ष्म जैविक या रासायनिक स्थितियों को ठीक करने में इसके संभावित प्रभावों के अलावा पौधे पर सीधा प्रभाव पड़ना चाहिए। या जो न्यूट्रिएंट्स है उनको पौधे को डायरेक्ट अवेलेबल होने वाले होना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर